हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित। मैं रोहित सुथार आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। अब देखो, क्वांटम नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। लगभग सभी केमिस्ट्री के छोटे बड़े एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग टाइप का है। अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, तो इसके लिए जो है मैं आपको बहुत ही बढ़िया ड्रोन मेथड के थ्रू जो है आपको क्वांटम नंबर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि क्वांटम नंबर जनरली होता क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये कोई सेट ऑफ नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है जो कि आपके एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन जो है उसके थ्रू भी आपको क्वांटम नंबर्स जो है वो फाइंड आउट होते हैं। तो तीनों पॉइंट मैं आपको मेंशन कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी जो है प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाए। तो कह सकते हैं कि जो बेसिक आपका जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर इज set of number which gives complete information about electrons present in the atom। बोलो, समझ में आया ये पॉइंट? या ये भी कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। और आपको ये भी पता है कि जो है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन gave 3 क्वांटम नंबर। अभी 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से मैं भी आपको बता दूंगा, या फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये एक तरह की क्वांटम नंबर की डेफिनेशन हो सकती है। अब इन चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करें, कैसे समझे कि ये n क्या है, l क्या है, m क्या है, और एक और होता है s क्या है, राइट। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको टाइप ऑफ क्वांटम नंबर बताता हूं, उसके बाद में उन चारों टाइप को, जो 4 प्रकार की आपकी क्वांटम नंबर होती है, उसको सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में कैसे अपन समझे। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, जो कि 4 होती हैं, और चारों को जो है बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। वीडियो देखो, डेफिनेटली थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, जो क्वांटम नंबर जो आपकी 4 होती है, ठीक है, एक तो आपके होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक तो आपके क्या होगी, एक तो आपके हो जाएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, एक बार मैं सारे टाइप लिख देता हूं, फिर एक एक टाइप को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक आपकी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं L से। और थर्ड आपकी टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं M से। और आपके एक लास्ट जो टाइप है वो आपका 4 टाइप है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं S से। अब ये जो क्वांटम नंबर है, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, आप एजीमुथल को हिंदी में बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये आपके हो जाएगी चक्रण क्वांटम संख्या। अब इन क्वांटम संख्या को अपन इजी लैंग्वेज में कैसे समझे, तो वो देखो, उसका बहुत ही सिंपल मेरे पास में एक ट्रिक है, ड्रोन मेथड से इसको आपको समझना है। सोचो ये मेरे पास में कोई ड्रोन है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये जो ड्रोन है वो मान लो आसमान में है, बहुत हाई, मतलब बहुत जो है हाई लेवल पे है। ठीक है, अब उसको नीचे कोई बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले उसको कोई बिल्डिंग दिख रही है, तो सबसे पहले अपने जो ड्रोन का जो शूट होगा, ड्रोन के कैमरे में जो कैप्चर होगा, वो क्या होगा एक्चुअल में, वो होगा कि ड्रोन की और आपकी जो बिल्डिंग है उसकी साइज क्या है। सबसे ऊपर है आपका ड्रोन, बहुत ऊपर है आपका ड्रोन, और नीचे कोई बिल्डिंग है। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन अपने पास में आएगी वो आएगी कि उस बिल्डिंग की जो है वो आपकी जो है उसकी साइज क्या है। तो बिल्कुल यही है कि आपकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ये बताता है, साइज के बारे में बताता है। किसके बारे में?
साइज के बारे में, या इस साइज को अपन एक और चीज के नाम से जानते हैं, ऑर्बिट के नाम से, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसी ड्रोन को आप थोड़ा सा और उस बिल्डिंग के पास में लेके आओ। जब दूर से एक बेसिक आपको साइज दिख रहा था, अब आपको उसका शेप दिखने का लगेगा कि ये जो है आपके सी शेप बिल्डिंग है या आपका जो है ई शेप बिल्डिंग है। जिस प्रकार की जो बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बना हुआ है, वो आपका उसका प्रॉपर आपको शेप दिखेगा। तो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है? शेप की इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल ये जो है आपका आउटलाइन आप देख लो, ठीक है। अब क्या करना है? ड्रोन देखो, ड्रोन सबसे पहले ऊपर था, उसने क्या देखा? बिल्डिंग का एक तरह की साइज देखी कि भाई इस पर्टिकुलर साइज की कोई बिल्डिंग है। थोड़ा मान लो यहां बिल्डिंग है, सबसे पहले क्या उसको दिखी? साइज दिखी। अब ड्रोन थोड़ा और पास में आ गया, तो जो बिल्डिंग ऑनली साइज दिख रहा था, अब उसका एक्चुअल में क्या शेप है बिल्डिंग का, वो शेप दिखने का लगा। अब क्या करना है? आपको बिल्डिंग के थोड़ा और पास में लेके जाना है। जब आप और पास में लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपको शेप दिख रहा था उसके अंदर भी जो है अलग अलग शेप बने हुए हैं। मतलब बिल्डिंग के अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब उसको कह सकते हैं ओरिएंटेशन। क्या कह सकते हैं? ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ओरिएंटेशन आपको दिख गया। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन दिख गया। अब ड्रोन को क्या करना है? और उस बिल्डिंग के आपको अंदर लेके जाना है। बिल्डिंग के अंदर आ गया। अब बिल्डिंग के अंदर कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। यहां कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो आपके है वो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के रिलेटेड है। तो आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन के बारे में, आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये बेसिक एक जो है आप यहां से इस ड्रोन मेथड से आप समझ सकते हो कि भाई आपका जो है ड्रोन सबसे टॉप पे था, तब जस्ट बिल्डिंग का जो है आपको साइज दिख रहा था। अब आप जब थोड़ा सा पास में लेके आए तो बिल्डिंग का एक्चुअल में क्या शेप है वो दिख गया। थोड़ा और पास में लेके आए तो बिल्डिंग के अलग अलग रूम बने हुए, हॉल बने हुए, किचन है, बेडरूम है, वो तो मतलब ओरिएंटेशन दिख गया। थोड़ा और अंदर लेके आए तो अंदर लोग बैठे हुए थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, मतलब लोग क्या कर रहे थे? स्पिन कर रहे थे, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे मैंने आपको सभी की मोटे मोटे तौर पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी। और आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभार ऐसे मैच करने के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सी क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन आपको देती है, ठीक है, राइट। तो अभी मैं आपको जो है एक एक क्वांटम नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। चलिए स्टार्ट करता हूं। आई होप सो ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी हुई होगी, और जो है आप वीडियो को भी जो है जरूर लाइक करोगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। वैसे तो कुछ चीजें मैंने लिख दी है, मैं एक और पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, है ना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, ऑर्बिट, और कह सकते हैं एनर्जी एंड वेलोसिटी। क्या हो गया? बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। बोलो, ये चीज समझ में आई? तो साइज के बारे में बताती है। साइज को ही अपन क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हो ऑर्बिट बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो ऑर्बिट बोल सकते हो। और एनर्जी के बारे में बताएगी, और क्या बताएगी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी यहां से अपन को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब साइज और ऑर्बिट के बारे में बात करें तो ये इसको हम एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं रेडियस। क्या बोल सकते हैं? रेडियस बोल सकते हैं। ये आपकी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन देती है। आई होप सो आपको समझ में आ गया। इसको किससे अपन रिप्रेजेंट करते तो वो तो आपको समझ में आ ही गया है ना। तो लिख देता हूं मैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। किससे रिप्रेजेंट करता है? इसको अपन स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए जरा, एक्चुअली ये जो मैंने चीजें लिखी है, रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी, ये आपने जब आपने बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आपने स्टडी की होगी तो वहां पे आपको ये तीनों चीज के फॉर्मूलेस दिखे होंगे। उसकी भी मेरे पास में ट्रिक है, मैं आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि उसमें जो है जब आप रेडियस बात करते हैं, एनर्जी बात करते हैं, वेलोसिटी बात करते हैं, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपना कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके रेडियस की। किसके करता हूं? रेडियस की, ठीक है, रेडियस की करता हूं। अब देखो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला समझने से पहले आपको एक ट्रिक समझनी पड़ेगी, और वो ट्रिक बेसिकली ये है विजनता। ट्रिक आपकी क्या है? आपकी जो ट्रिक है ना, आपकी जो ट्रिक है वो आपकी क्या है? विजनता। क्या?
ये V और यहां आपको लिखना है जनता। ठीक है, जनता का आप ये मतलब समझना, ये ज और नीचे आपका न ता मतलब नीचे जेड अपॉन एन, ये समझना वी जनता। इस ट्रिक से आपके कभी भी फॉर्मूले जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें आपका कोई स्क्वायर जो है इसमें नहीं करना है, जबकि इसमें दोनों जो है आपके स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस का क्या करना है, रेडियस में आपको उल्टा करना है, एन ऊपर और जेड नीचे और यहां लगा देना है, इसमें स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो रेडियस, तो रेडियस मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपके जो एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा, यहां पे आपका जो कांस्टेंट है रेडियस में याद रखना 0.529 और ये किस में होता है आपका एंगस्ट्रॉम में होता है। आप सभी को पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला आगे बात समझ में, एन स्क्वायर, एन यहां पे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एन बढ़ेगा तो आपकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी v के बारे में। देखो v में क्या है, जनता यानी z अपॉन n, सिंपल z अपॉन n। इसमें क्या है, इसमें आपके कौन सा आता है 2.18 इंटू 10 टू पावर, यहां लिख देता हूं 10 टू पावर जो है 6 z, इसको सही ढंग से लिख देता हूं 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 z अपॉन n। ठीक है, और ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अगर यहां पे 8 आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो ये फॉर्मूला भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक आपका है, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो है आपके किस प्रकार से जो है रिलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट आपका है एनर्जी, आपका है एनर्जी, एनर्जी यानी E। ठीक है, अब एनर्जी का बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, जनता होगा लेकिन उसमें क्या होगा आपका स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 13.6 और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो ये भी फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसमें थोड़ा और मैं अगर बताना चाहूं तो मैं ये बता सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, या हम इसको अगर ध्यान रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको किलो जूल में करना है तो 96.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ और भी फॉर्मूले जो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान से देखो जरा कि अगर मान लो n इंक्रीज होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो n इंक्रीज हो गया, n क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक ये कंडीशन लेते हैं, तो क्या क्या इंक्रीज होगा, क्या क्या डिक्रीज होगा, तो बताओ r क्या होगा, तो बताओ v क्या होगा और आपका e क्या होगा। देखो r में आपका n क्या है, ऊपर है, n बढ़ेगा तो r भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब रेडियस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, v में आपका n क्या है, नीचे है, नीचे है मतलब ये चीज जब नीचे वाली चीज बढ़ती है तो बेसिकली ये टर्म क्या हो जाती है आपके डिक्रीज हो जाती है, तो v आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखो एनर्जी में है तो ये नीचे, लेकिन आगे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये वैल्यू कम होगी, और चूंकि वैल्यू नेगेटिव में है मतलब इनडायरेक्टली वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए आपके ई जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस प्रकार से जो है उसको अपन रिलेट कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्मूले में, रेडियस के फॉर्मूले में और जो है आपके वेलोसिटी के फॉर्मूले में। इसमें मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें, इसमें अपन वैसे एक और फॉर्मूला अपन देख सकते हैं जो कि आपका है क्या उसको कह सकते हैं ऑर्बिटल, मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपका जो कोणीय संवेग होता है ना वो, ये क्या होता है देखो जरा, ये बेसिकली आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब बोर का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे आपने देखा होगा, ये बेसिकली होता है एन एच क्रॉस, और एच क्रॉस बेसिकली क्या होता है एच अपॉन 2 तो ये, तो यहां पे भी अगर एन बढ़ता है, अगर एन बढ़ता है तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, आई होप सो ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है बेसिकली मैंने ये बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस प्रकार से एटम्स के रेडियस में, एटम्स के वेलोसिटी में, एनर्जी में और एंगुलर मोमेंटम में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई फॉर्मूलाज की। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि आपका जो है एन का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से जो है आपको और ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, आई होप सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है,
कोई भी आप डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये जो n का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपके शेल्स होती है। जैसे मान लो n बराबर 1 है तो क्या शेल होगी, n बराबर 2 है तो क्या शेल होगी। वैसे ये तो आपने जो है पढ़ रखा होगा, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा, मैं थोड़ा और बता देता हूं, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में कितने आएंगे, जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना कि बीच में जनरली क्या होता है, बीच में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो जनरली क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, स्फेरिकल शेप में सेंटर में होते हैं। और उसके अराउंड क्या होते हैं, क्या होते हैं, आपके शेल्स बने होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स बने होते हैं, अलग अलग आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब इस एनर्जी लेवल्स को जो है एक नाम दिए गए हैं, वो क्या नाम दिए गए हैं, और इसमें आपके क्वांटम नंबर जो है वो किस प्रकार से रिलेट करती है, वो आप अच्छे से इसको देख लो। देखो जरा, जैसे मान लो n बराबर मान लो आपका 1 है, ये जनरली n की वैल्यू है, n 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हम क्या करेंगे, हर एक क्वांटम नंबर्स में n की वैल्यू के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे जो है l की वैल्यू, m की वैल्यू, f की वैल्यू रिलेट करते हैं, वो सभी एक साथ में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो, तो अगर मान लो n बराबर 1 है तो इसको बोला गया k सेल, n बराबर 2 है l सेल, n बराबर 3 है m, और n बराबर 4 है तो n शेल, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो हो गए उनके शेल के नेम। अब इस शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक फॉर्मूला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, ये लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। इसके लिए फॉर्मूला जनरली क्या है, 2n²। याद रखना फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका है 2n²। आप 2n² फॉर्मूला के थ्रू किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ शेल और यहां लिखता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां एक और ऐड कर लेते हैं अपन, ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। चलिए एक टेबल के थ्रू जो है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैसे क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ठीक है। आई होप सो इतना विजिबल होगा कैमरे में, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा जो है डाउन सा दिख रहा है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ शेल में अगर बात करें, जैसे मान लो n बराबर मैंने ले लिया है 1 जिसको मैं बोलता हूं k, n बराबर ले लिया 2 जिसको मैं बोलता हूं l, n बराबर ले लिया 3 m, और n बराबर ले लिया 4 n। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख लो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से देंगे। n बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर एंड 2, मतलब कितने होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे n बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करें तो n बराबर 1 है तो यहां पे 1 आप पुट करोगे तो वैसे तो इसको मैं लिख सकता हूं 1h2 h क्रॉस 3 h क्रॉस 4 h क्रॉस, लेकिन इसको अगर पूरा आप ओपन करोगे फॉर्मूला तो n बराबर 1 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा h/2 पाई। n बराबर 2 है, जब यहाँ पे 2 रखोगे मतलब 2n h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h/पाई। तो यहाँ पे आप हो जाएगा h/पाई। जब n बराबर 3 रखोगे तो बेसिकली 3h/2 पाई क्या हो जाएगा 3h/2 पाई। और जब n बराबर 4 रखोगे तो 4h/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2h/पाई, ये आपका हो जाएगा 2h/पाई। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक एंगुलर मोमेंटम जो है वो रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंज हो रहा है, राइट। तो ये बेसिक आपका इंफॉर्मेशन था अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एक जस्ट एक सिंपल आपके सिंपल क्वांटम नंबर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और हिंदी में इसको कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ठीक है। मैंने सब चीजें बता दी, ये किसकी इंफॉर्मेशन देती है वगैरह, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं सेकेंड आपकी जो क्वांटम नंबर है
जिसको हम जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन देती हैं इनके शेप के बारे में, और प्रिंसिपल जो थी वो आपके दे रही थी साइज के बारे में। तो आपको साइज एंड शेप दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड आपकी जो क्वांटम नंबर है उसको हम जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको एल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, बताओ किसके बारे में? साइज के बारे में, सॉरी साइज नहीं, सॉरी शेप के बारे में, है ना? किसके बारे में? शेप ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन शेल। अब वो देखो जरा कि ये जो है सबशेल का क्या शेप होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसको किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो रेंज है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, इसका रेंज है वो बेसिकली होता है -L टू +L। ध्यान रखना -L टू +L, और ये ध्यान रखना इट डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो L का वैल्यू है, जो L, सॉरी मैंने यहां रॉन्ग लिख दिया एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to n-1, 0 to n-1। आई एम सो सॉरी, मैंने यहां पर रॉन्ग लिख दिया था। इसका जो रेंज होता है वो क्या था? 0 to n-1, यानी ये जो है आपके n पे डिपेंड करती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ये क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, चलो मैं अभी आपको पूरा टेबल के फॉर्म में आपको समझाता हूं किस प्रकार से डिपेंड करती है और किस प्रकार से जो है शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। चलिए आगे बात करें। ठीक है, एक टेबल के थ्रू समझते हैं। चलिए अब देखो जरा, तो अब जैसे अपन यहां लेते हैं शेल, एक टेबल बनाते हैं, यहां मैं लिखता हूं शेल। ठीक है, और यहां लिख देता हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली L एंड विच इज 0 to n-1, और यहां बेसिकली क्या है? आपका n है। ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक एक चीज को आप अच्छे से समझना। अब अगर आप सोचो, ये पढ़े इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसमें एक और डाल देते हैं सबशेल। ठीक है, और एक और यहां पे लिख देते हैं उसका क्या होगा? शेप। उसका शेप क्या होगा? चलिए, ठीक है, इतना ये लीजिए। अब देखिए जरा, अगर मान लो शेल जो है मेरे पास में n बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, 1 के लिए L का वैल्यू क्या होगा? 0 to 1-1, यानी 0 to 0, यानी L क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और याद रखना L जब 0 होता है तो आपकी सबशेल को बोलते हैं S सबशेल। क्या बोलते हैं? S सबशेल। और S सबशेल का जो शेप होता है वो याद रखना, वो आपका बेसिकली क्या होता है? वो आपका होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल होता है शेप। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया n बराबर 1 के लिए। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लो n बराबर 2 ले लिया, अब ध्यान से यहां पे ध्यान से देखना, n बराबर अगर 2 ले लेता हूं तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 to 2-1, यानी 0 to 1, मतलब 0 भी है और 1 भी है। तो L के यहां पे वैल्यू दो होंगे, एक तो होगा L बराबर 0 और एक होगा L बराबर 1। और जब 0 होगा तब उसका शेप होगा S, और जब 1 होगा तब उसका शेप होगा P। ठीक है, और इसका S का तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या होता है? आपका स्फेरिकल होता है। और इसका जो शेप होता है वो आपका होता है डम्बल शेप होता है। वो आपका शेप कैसा होता है? आपका डम्बल शेप होता है। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, फिर मैं बात करता हूं n बराबर 3। जब 3 होगी तो देखो 0 to 3 - 1 यानी 0 to 2 यानी 0 भी है, 1 भी है और 2 है। ठीक है, l बराबर 0 भी है, l बराबर 1 भी है और l बराबर क्या है 2 भी है। अब जब आपका l बराबर 0 है तब s होगा, यहां पे p होगा और यहां पे क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या जो है चीजें बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मुझे आपका इसका शेप बता देता हूं। शेप आपको पता ही है, इसका आपका क्या हो जाएगा स्फेरिकल हो जाएगा, इसका आपका शेप हो जाएगा आपका डंबल शेप हो जाएगा और इसका आपका हो जाएगा डबल डंबल। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा स्फेरिकल, इसका आपका हो जाएगा डंबल शेप और इसका आपका हो जाएगा डबल शेप हो जाएगा। ठीक है, ये n बराबर 3 के लिए है। तब आप एक चीज आपने नोट की होगी कि जब आपका n 1 है तब उसकी सबसेल भी कितनी है, नंबर ऑफ सबसेल कितनी, 1 है। n बराबर 2 है तब नंबर ऑफ सबसेल भी कितनी है, 2 है। n बराबर 3 है तब आपके नंबर ऑफ सबसेल भी कितनी है, आपके 3 है। मतलब जितनी आपकी शेल होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ सबसेल्स होंगे। तो यहां से एक पॉइंट बनता है कि नंबर ऑफ सबसेल्स जो है वो किसके बराबर होती है। मैं यहां लिख देता हूं कि आपके जो नंबर ऑफ सबसेल्स है वो किसके बराबर होती है, तो वो n के बराबर होती है। कि आपके कितने नंबर ऑफ सबसेल्स होंगी वो n पे आपके डिपेंड करता है। अगर n बराबर 2 है तो नंबर ऑफ सबसेल्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। n बराबर 3 है तो नंबर ऑफ सबसेल्स भी कितने होंगे, आपके 3 होंगे। आई होप सो ये भी आपको पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बैठ गया माइंड में। आगे बात करें। ठीक है, यहां पे समझ में नहीं आ रहा मैं वापस लिख देता हूं। ये मैंने लिखा है डंबल, है ना, आपके डंबल शेप, यहां पे लिखा है डंबल। ठीक है, आगे बात करें। अच्छा, इसमें एक और चीज है मैं आपको आगे बताता हूं। वहां पे हमने बात की थी किसके बारे में, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और यहां हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ऑर्बिट का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे जो अपन लिखते हैं ना शेल, उसको आप समझो ऑर्बिट, और एक अपन लिखते हैं सब शेल, उसको आप समझो ऑर्बिटल, ये आप समझो। ठीक है, तो वहां पे हमने जो बात की थी एंगुलर मोमेंटम, वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम था। यहां हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो कोई आपको अगर पूछ ले कि बताओ n बराबर मान लो 2 है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो वो आप देखिए फॉर्मूला उसका क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है रूट l प्लस 1 और h क्रॉस लिख दो, या इसको आप ले सकते हो रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। आई होप सो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, h क्रॉस का जो वैल्यू होता है वो होता है h अपॉन 2 पाई। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आपने वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, NH अपॉन 2 पाई था। ठीक है, दोनों फॉर्मूला मैंने आपको वापस लिख दिए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो इस हिसाब से अगर मैं मान लो, अगर मैं पूछता हूं कि बताओ P जो आपकी सबशेल है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि P के लिए जो L का वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपका 1 होता है। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे 1 प्लस 2 2, तो मतलब H अपॉन आपका हो जाएगा पाई, ये होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे ना, मतलब ऐसे लिखोगे आप रूट, सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया, रूट 1 प्लस 1, मतलब ये क्या आ जाएगा रूट 2 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, और रूट 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो h अपॉन रूट 2 पाई आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, h अपॉन पाई नहीं, ये आपका होगा h अपॉन रूट 2 पाई होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप अलग अलग सबसेल्स के रेस्पेक्ट में उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप सो ये भी आपको कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। राइट, चलिए नेक्स्ट आपके जो क्वांटम नंबर है वो आपके है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपके ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिखते हैं ना, वो टोटली अपन क्वांटम नंबर्स का जो है सेट लिखते हैं। कैसे, देखो बताता हूं। एजीमुथल, सॉरी एजीमुथल तो हो गया ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब देखो ये क्या है, ये ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लिख देता हूं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ शेल्स। ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में ये किस आपके जो इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के आपके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो जरा इसका रेंज, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एम, और इसका जो रेंज होता है वो होता है -L टू +L इंक्लूडिंग 0 के साथ में। ये रेंज मैंने गलती से वहां लिख दी थी, ठीक है, सॉरी। ये रेंज होती है -L टू +L इंक्लूडिंग 0, मतलब -L से लगाना, -L से स्टार्ट करके 0 के साथ में आपको +L तक आपको बढ़ना है। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आपके डिपेंड करती है, और एजीमुथल किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल पे। तो इनडायरेक्टली मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी जो है क्या होती है, वो भी आपका डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ओरिएंटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से इसको अपन जो है बना सकते हैं टेबल के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, वापस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं शेल, ठीक है, और उसके बाद में अपन लिखेंगे, यहां पे भी मैं लिख देता हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यहां लिख देते हैं अपन उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और एजीमुथल आपको पता है 0 to n-1 होती है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -L to 0 and 0 to +L। ठीक है, और यहां पे उनके जो है सबसे टाइप क्या होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें बात करते हैं। अब देखो जरा, सोचो मेरे पास में n बराबर 1 है, तो 1 के लिए यहां पे L बराबर क्या था, 0 था। तो यहां पे जब m -0 to 0 to +0, मतलब m बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, मतलब यहां पे कोई ओरिएंटेशन नहीं है, जो बेसिक आपका शेप है वही है, मतलब आपका, अच्छा ये बताओ L बराबर 0 मतलब S है। ठीक है, तो यहां पे कोई ओरिएंटेशन इसमें नहीं होती, ये बेसिकली आपका S जो है ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तभी तो आप जब ओवरलैपिंग आप करते हो तो आप वहां देखते हो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती। ठीक है, अच्छा देखो जरा, n बराबर मान लो 2 है, यहां से पॉइंट आपका अच्छा बनेगा। n बराबर मान लो 2 है, तो L की वैल्यू कितनी होती थी, 2 होती थी। एक तो L की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 0, और एक L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 0 है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसके लिए आपका जो m का वैल्यू है L बराबर 1, उसके लिए अलग हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, L बराबर 1 है तो -1 to 0 और 0 to +1, मतलब ये मैं लिखता हूं -1 0 और +1। अब यहां से ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, L बराबर यहां ये ऐसे, ये आपके जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन होगा PX में, PY, और ये आपका PZ, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ओरिएंटेशन है। मतलब जब अपन, आपको पता है ना, जो P होता है उसमें आपके अलग अलग क्या होते हैं, आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम बेसिक लिखते हैं PX, PY और आपका PZ, है ना, जिसमें आपको होता है -1 0 और +1, इस प्रकार से। तो वो कुछ इस प्रकार से ये है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो अगर n बराबर मैं लिखता हूं n बराबर 3, तो आपके 3 के लिए क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका 0, एक आपका आएगा 1, एक आपका आएगा 2। तो मैं यहाँ पे L बराबर 2 के लिए बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 तो आपको समझ में आ गया है। जब यहाँ पे 2 मैं जब यहाँ पे लेता हूं तो -2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आपका आ जाएगा 0, और एक होगा +1, और एक आपका हो जाएगा +2। ठीक है, और ये आपका 2 जब है तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है d ऑर्बिटल को, और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ dxy dyz, मैं जैसे रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है, dzx और dx² - y², और ये आपका हो जाएगा dz²। आई होप सो ये आपको पूरा कंप्लीट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देती है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे बात करें, बात आगे समझ में, आगे बात करें। लास्ट आपकी जो क्वांटम नंबर है, जिसको हम जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, है ना, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को शो करती है। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट आपकी है 4 नंबर है आपका क्वांटम नंबर का, जो कि आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। 4 नंबर आपका है क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, अब देखो जरा ये किसकी इंफॉर्मेशन देती है? इट इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। उसके खुद के एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के जो है रिलेटेड है। कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब आपके जो ये एटम्स है, मतलब जो शेल है आपके बेसिकली, ठीक है, आपके जो शेल होती है बेसिकली, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरा स्फेरिकल तो शायद नहीं होना, आप देख लो। इस वजह से मान लो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कैसे स्पिन कर रहा है, या तो वो कर सकता है आपका क्लॉकवाइज, या वो कर सकता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो किस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका रोटेशन कर रहा है, उस हिसाब से जो है ये आपके स्पिन क्वांटम नंबर उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मतलब आपके अप हो सकता है और एक आपका हो सकता है डाउन साइड, ये स्पिन है। ठीक है, अगर अप स्पिन है तो उसको आप लिख सकते हो +½ ठीक है, डाउन स्पिन है तो उसको आप लिख सकते हो -½ ये आपका स्पिन है। ठीक है, राइट। अब इसको स्पिन को थोड़ा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आप इसको समझिए। जैसे मान लो मेरे पास में p ऑर्बिटल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस प्रकार से फिल करता हूं। जैसे मान लो 3 नहीं लेकर मैं 4 लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 और ये आपका क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब जब आप इसमें स्पिन कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बेसिकली अप है, तो इसको मैं बोल दिया +½ ये डाउन है, इसको बोल दिया -½ ये आपका अप है +½ और ये आपका अप है +½ ये आपका कैंसिल हो गया, हाफ एंड हाफ क्या हो गया? आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन है वो क्या आ गया? आपका 1 आ गया। ठीक है, इस स्पिन को आप एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल जो स्पिन होता है वो बेसिकली होता है n × ½ ठीक है, n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है। तो यहाँ पे टोटल स्पिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2 है, तो 2 × 1/2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s आ जाए। तो आपका टोटल स्पिन कितना आ गया? आपका आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से आप जो है टोटल स्पिन जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, वो भी आप देख लीजिए। अगर आपको फाइंड आउट करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो उसका बेसिक फॉर्मूला ये है, 2 आपका जो भी स्पिन है और उसमें आप 1 ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये जो है क्वांटम नंबर आपकी जो लास्ट थी स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो है सब मिलाकर के कुछ जो जनरल पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उसके बारे में आपको एक लास्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर इस वीडियो को हम अंत करते हैं। ठीक है, ये आगे समझ में पूरा। चलिए अब मैं आपको आगे बात करता हूं। अब जब सब आपने पढ़ लिया है तब जो है कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला आपका पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कह सकते हो शेल, ठीक है, या कह सकते हो आपका ऑर्बिट। मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली 2n²। ठीक है, किसी भी शेल में या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2n² आ सकते हैं। जब किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² आ सकते हैं, और जहां तक आपको पता है एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं। अगर इसमें मैं 2 का भाग दे देता हूं तो मुझे आपको मिलेंगे ऑर्बिटल, है ना। तो मैं वो भी पॉइंट लिख देता हूं। सेकंड, आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल, वो आपका क्या हो जाएगा? n²। क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n² से कर सकते हैं। ठीक है, एक और है, ये तो होगी शेल वाली बात। एक अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, या कह सकते हैं ऑर्बिटल, या उसको बोल सकते हैं अपन ऑर्बिटल बोल सकते हैं। बताओ इसमें क्या होगा? इसमें हम लिख सकते हैं 2
2l प्लस 1। ये है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल या कह सकते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे पास में अगर p ऑर्बिटल्स है, अगर मान लो मेरे पास में s है, तो s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो मेरे पास में p है, तो p के लिए क्या होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 3, 3 2 6, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। d है, d के लिए आपको क्या होता है 2 होता है, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो जाएगा डी के लिए। ठीक है, और f में आपको पता है f में कितना 3 होता है, 3 2 6 और प्लस 7, 7 2 14, तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बोलो ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अब बताओ इनके जो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके ये है, ऑर्बिटल कितने होंगे इनका आधा कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो भी पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट था, ये 4 पॉइंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब शेल, या कह सकते हैं और आपका ऑर्बिटल है ना, इन एनी सब शेल या ऑर्बिटल, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2l प्लस 1। वो क्या हो जाएगा 2l प्लस 1, मतलब इनकी सब आधे आधे कर दो, 2 का है तो 1 हो जाएगा, 6 है तो 3, 10 है तो 5 और 14 है तो 7, ये आपके हो जाएंगे उनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब शेल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। एक और पॉइंट ले सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल, बताओ कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही आपके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि किसी भी शेल में, एक और बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितनी होती है, वो उसके n के बराबर ही होगी। ये मैंने पॉइंट वहां भी आपको बताया था कि मान लो अगर n बराबर 1 है, मतलब अगर n बराबर 1 है तो उसकी सब शेल भी क्या होगी 1 होगी, n बराबर 2 है तो उसकी सब शेल भी क्या होगी 2 होगी, n बराबर 3 है तो सब शेल भी क्या होगी 3 होगी। राइट, तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको ये समझाया कि एटॉमिक जो क्वांटम नंबर्स है वो क्या है और किस प्रकार से जो है अलग अलग क्वांटम नंबर अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है हमसे शेयर करता है। राइट, आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।